कि आज जो आयुर्वेद है उसको हम मूल आयुर्वेद क्यों नहीं कह सकते। सहज रूप में मूल आयुर्वेद 2 खंडों में है, इस पर कल चर्चा हुई है। जो सबसे बड़ा खंड है 80% जो हिस्सा है कि वह विज्ञान, वह विधा जो आयु प्रदान करे, और दूसरा छोटा सा हिस्सा है कि यदि हम अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हैं और उन गलतियों के कारण यदि हमारा शरीर, मन, आत्मा अगर बीमार पड़ जाए तो उसका उसी में से समाधान निकालना, और ये लगभग मैं समझता हूँ मूल आयुर्वेद का 20% हिस्सा है। अभी मॉडर्न आयुर्वेद में क्या हुआ है, हमारा जीवन निरोगी रहे यह उनका विषय ही नहीं है। विषय इतना ही है कि आदमी बीमार पड़े और उसके लिए फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हों, मल्टी स्टोरीज, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बने और उसमें एक बहुत बड़ा व्यापार निकल करके आए। इसको इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि पूर्व काल में जब भारत में मूल आयुर्वेद स्थापित था तो उन्हीं वैद्यों को राज्य वैद्य बनाया जाता था जिनके क्षेत्र में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता था। अभी बड़ा डॉक्टर वही है जो दिन भर में 200 पेशेंट देखता है। तो आखिर किस आधार पर हम कहें कि यह जो आयुर्वेद है जिसकी ठेकेदारी आयुष मंत्रालय के पास है वो आयुर्वेद है। अब मात्र 20% हिस्सा में आप देखो इसमें कितने विकार भरे गए हैं। रोगियों के शरीर की परीक्षा, उनके मन की परीक्षा जो आयुर्वेद के आधार पर है वो नहीं है। शरीर को मात्र एक मशीन मानकर और मशीन से इसके परीक्षण करने की विधा को आत्मसात कर लिया गया है। क्या हमारा शरीर मात्र एक मशीन है? हमारा शरीर 3 खंडों में है। पहला भौतिक शरीर जो दिखता है, दिखने वाला शरीर, और वह मूल शरीर का मात्र 30% हिस्सा है। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपके शरीर के कितने हिस्से को देख रहा हूँ? मात्र 30% हिस्से को देख रहा हूँ। आप मुझे कितना देख रहे हो? मेरे शरीर के का मात्र 30% हिस्सा देख रहे हो आप। तो जो हिस्सा दिख रहा है, दिखने वाला है, इसका मशीनीय परीक्षण के आधार पर आप क्या प्राप्त करेंगे? इस शरीर के 30% हिस्से का एक खंड, उसका भी एक खंड, उसमें आने वाले व्यवधान को केवल आप पहचान पाएंगे। लेकिन जो 70% हिस्सा जो अदृश्य है, इस क्षेत्र में यदि विकार उत्पन्न होता है, कोई व्याधियां आती है, तो आप इसको कैसे पकड़ेंगे? तो सबसे पहली बात है कि मूल आयुर्वेद से हमारे शरीर की परीक्षा के विज्ञान को भुला दिया गया। फिर कैसे कहूं कि ये आयुर्वेद है? परीक्षण की हमारी जितनी भी अष्ट विधाएं थी, इनमें से किसी भी विधा को प्रचलन में लाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। जैसे सहज रूप में आप सभी गविशुद्ध हम लोग सीखते आए हैं, नाड़ी परीक्षा, बाहरी अंगों की परीक्षा, और उसके आधार पर शरीर के अंदर के विकारों को समझना, ये सारी विधाएं हटा दी गई हैं और उसके स्थान पर जो है मशीन ला दिया गया। तो आप अब देखो, मुझे कोई आधार दिखता नहीं कि जो वर्तमान में भारत सरकार का आयुष मंत्रालय जिन चीज़ों को लेकर के आगे चल रहा है वो आयुर्वेद है। हमारा शरीर और जगत के जितने जीव हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, सभी का शरीर सूर्य की गति के आधार पर संचालित है। सूर्य जब दिखने लग जाते हैं तब हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, और जैसे जैसे सूर्य नारायण हमारे नज़दीक आते जाते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, और जब दृष्टि से ओझल हो जाते हैं तब हमारे शरीर में परिवर्तन आता है। स्पष्ट करता है, या किसी जीव जंतु का शरीर हो, किसी वनस्पति का शरीर हो, सब सूर्य की गति के आधार पर संचालित है। और यही कारण रहा कि हमारे ऋषियों ने दिनचर्या को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। हमें सूर्य की किस अवस्था में बिस्तर छोड़ना है, सूर्य की किस अवस्था में शरीर की सफाई करना है, सूर्य की किस अवस्था में हमें भोजन ग्रहण करना है,
सूर्य की किन अवस्थाओं में हमें श्रम करना है और कब रात्रि में शयन करना है। आप देखोगे आज जो मॉडर्न आयुर्वेद है और उस पर जितने लोग कार्य कर रहे हैं, जितने डॉक्टर काम कर रहे हैं और सरकार का बहुत बड़ा मंत्रालय जिस पर काम कर रहा है, इसमें इन तथ्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। सामान्यतः इस विषय पर काम करने वाला कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं कहता है कि प्रातःकाल उठ जाइए, 5 बजे उठिए, है ना, सूरज उगने से पहले आप शरीर की सफाई कर लें, आंतरिक शरीर की सफाई करें, बाह्य शरीर की सफाई करें, और जब सूरज का तेज बढ़ जाए तब आपको आहार लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब हट गई है फिर कैसे कहा जाए कि यह आयुर्वेद है। तो दिनचर्या हट गई। और देखो, विशेषकर गवसिद्ध इस विषय को महसूस करते हैं कि पूरा भारत या पूरा विश्व और विश्व का भूगोल पग पग पर बदलता है, स्थिर नहीं है। स्थान स्थान पर सारी चीजें बदलती है, पग पग पर मिट्टी की तासीर बदलती है, पानी की तासीर बदल जाती है। तो निश्चित रूप से उस बदले हुए मिट्टी और पानी में जो वनस्पतियां उगेगी उसकी तासीर सम नहीं हो सकती है। इस वृंदावन की धरती पर उगने वाला पुनर्नवा और दक्षिण भारत के कावेरी तट पर उगने वाला पुनर्नवा और केरल के पंपा नदी के किनारे उगने वाला पुनर्नवा एक नहीं हो सकता। गंगा के किनारे जन्म लेने वाला व्यक्ति का स्वभाव, गोदावरी नदी के किनारे जन्म लेने वाला व्यक्ति का स्वभाव और पंपा नदी के किनारे जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव एक नहीं हो सकता। जब वनस्पतियों का स्वभाव एक नहीं हो सकता बदले हुए भूगोल में, तब उन वनस्पतियों से तैयार की गई औषधि का स्वभाव एक कैसे हो सकता है। मॉडर्न आयुर्वेद में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। भारत में यदि पुनर्नवा नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं है, अफ्रीका से इंपोर्ट कर लो। कैसे कहूं कि ये आयुर्वेद है। दुनिया में कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसके पास पित्त रूपी उष्मा ना हो, कोई ऐसी वनस्पति नहीं है। और इसीलिए मूल आयुर्वेद क्या कहता है, वनस्पतियों का शोधन करो। बिना शोधन के किसी भी वनस्पति का उपयोग बहुत सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। वह इतना सूक्ष्म है कि आज के आधुनिक मशीन की पकड़ से बाहर है। इसलिए मॉडर्न आयुर्वेद में इस विषय पर चर्चा नहीं की जाती। लेकिन जब मूल आयुर्वेद पर आप आओगे तब हर वनस्पति में जो ऊष्मा है, उसका शोधन होना चाहिए। और शोधन करने की जो कला है आयुर्वेद में, उसमें सर्वप्रथम गौवंश की भूमिका है। गौमूत्र से शोधन, गोमय से शोधन, गौछीर से शोधन। और कभी मजबूरी हो तो भूमि के साथ शोधन, कभी मजबूरी हो तो जल के साथ शोधन। अग्नि, वायु और आकाश भी शोधन का विषय है। लेकिन यदि गाय के गव्यों से शोधित हो जाता है कोई भी वनस्पति, तब उसको इन पंच महाभूतों से शोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो शोधन की सारी प्रक्रिया को भुला दिया गया और एक बढ़िया शब्द में कहूं तो शोधन की सारी प्रक्रिया को हटा दिया गया। फिर कैसे कहा जाए कि आयुर्वेद है। औषधि निर्माण की प्रक्रिया पर यदि बात करूं मैं, तो देखो, मूल आयुर्वेद जिस पर
कल से हमारी चर्चा हो रही है, इसका एक बड़ा स्वरूप सिद्ध चिकित्सा में जीवित है। आप यदि सिद्ध चिकित्सा को समझने की कोशिश करोगे तो किसी भी वनस्पति के 240 कल्प तैयार किए जा सकते हैं। रूप किसी भी वनस्पति को औषधि में जब परिवर्तन करते हैं तो कितने तरीके से कर सकते हैं? सिद्ध चिकित्सा में 240 तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। एक तुलसी और उसका 240 कल्प हो सकता है। मॉडर्न आयुर्वेद के पास कितने कल्प है? 1 दर्जन से ज्यादा नहीं है। शेष को भुला दिया गया या मिटा दिया गया। फिर कैसे कहा जाए कि आयुर्वेद है, और जिसके लिए भारत सरकार के पास इतना बड़ा बजट होता है और फिर कहा जाता है कि आयुर्वेद की पुनर्स्थापना करेंगे, इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लेकर आएंगे। वह मूल आयुर्वेद तो नहीं है। मूल आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा विषय है और गंभीर विषय है औषधियों का जीवन। औषधियों का जीवन, जिन औषधियों के पास स्वयं का जीवन छोटा हो, सूक्ष्म हो, वह हमारे जीवन को लंबा दीर्घायु कैसे दे सकते हैं? जिस ड्रग्स के ऊपर उसका एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है वो आपको दीर्घायु कैसे देगा? वो हमारे जीवन के ऊपर भी एक एक्सपायरी डेट लगा देगा। आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी विधा, एक कला रही औषधियों को पुराना करने का। और देखो, गविसिद्ध आप लोग करते हो, गोमूत्र आशव जब आप बनाते हो, मधुर रस, क्या एप्लीकेशन करते हैं? पुराने गुड़ का एप्लीकेशन करते हैं। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना गुड़ है और भारत सरकार के लैब में आप FSSAI डिपार्टमेंट में चले जाओ तो आपको रिजेक्ट करके भेज देंगे कि खाने योग्य नहीं है। बोलेंगे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है जी? 1 साल नहीं। आयुर्वेद के गणित पे भी आ जाओ तो 3 साल, इसके बाद नहीं खाना। और अगर आपने लिख दिया है कि ये गुड़ आज के डेट में बना हुआ है और 3 साल पुराना बेच रहे हो तो उठा के सरकार जेल में डाल देगी आपको। ये आयुर्वेद है क्या? इसको आयुर्वेद कहेंगे? जो वस्तुएं जितनी पुरानी होती है, यदि वस्तु अपनी नैसर्गिकता के साथ है और जितनी पुरानी होती है वस्तु, उसका गुण बढ़ता है। ये पूरा का पूरा जो विषय था मूल आयुर्वेद का, हटा दिया गया या को भुला दिया गया। एक और बड़ा प्रहार हुआ है मूल आयुर्वेद पर। हमारे यहाँ मूल आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां रही जिनका उपयोग ग्राम वैद्य दर्द निवारण के क्षेत्र में करते थे। सबसे पहला काम हुआ मूल आयुर्वेद से कि दर्द निवारण के सारी वनस्पतियों को प्रतिबंधित किया गया। आज भी प्रतिबंधित है। हमारे यहाँ आज भी जो सिद्ध चिकित्सा के पुराने वैद्य हैं, बहुत सारी ऐसी वनस्पतियों का उपयोग करते हैं जो दर्द निवारण के काम में आता है। जैसे भांग, मूल आयुर्वेद में सबसे बड़ा पेन किलर भांग है। भांग एक औषधि है जो दर्द निवारण की क्षमता रखता है। आपने क्या किया? भांग को प्रतिबंधित कर दिया। कोई उगा नहीं सकता। क्या हुआ? भांग नशे की वस्तु है और इससे नुकसान होता है और पता नहीं क्या क्या बोल दिया गया।
यहाँ तो आयुर्वेद पर माफियाओं की और सरकार की ऐसी नंगी तलवार खड़ी रहती है कि उनको एक मौका मिलना चाहिए आयुर्वेद के उत्तम वनस्पतियों को प्रतिबंधित करने के लिए। मैं एक बात कहता हूं आपसे कह सकता हूं, भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं किससे होता है? सबसे ज्यादा भारत में आत्महत्या पंखे में लटक के होता है। पंखे को प्रतिबंधित क्यों नहीं कर देते? लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आयुर्वेद में भांग के एप्लीकेशन से आज तक कोई व्यक्ति मरा नहीं है, मर भी नहीं सकता। ये देखो, जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत किया गया कि आयुर्वेद से यदि पेन किलर को हटा दो तो ये मृतप्राय होगा। और जिन थेरेपियों का युग चल रहा है उनके पास क्या है? निवारण कुछ नहीं है, केवल पेन किलर है। तो हमारे पेन किलर को बंद करा दो और आप अपने क्षेत्र में ऐसे ऐसे पेन किलर को खड़ा कर दो जिससे मरने वालों की संख्या अनंत है। कोई वैद्य भांग नहीं दे सकता दर्द निवारण के लिए, लेकिन एक एलोपैथी का डॉक्टर बुरफेन देकर के कितनों को मार दे रहा है। कभी प्रश्न नहीं उठता है इसके ऊपर। तो बड़ा प्रहार जो हुआ मूल आयुर्वेद पर वो हुआ कि दर्द निवारण की जितनी भी वनस्पतियां थी इन सबको प्रतिबंधित कर दिया गया। महुआ का बहुत बड़ा एप्लीकेशंस मूल आयुर्वेद में है। क्या किया? महुआ को प्रतिबंधित कर दिया। तो आयुर्वेद में जितनी भी ऊंचे स्तर की चीजें हैं सभी को आप प्रतिबंधित करके किस आयुर्वेद की बात कर रहे हो? इसलिए जो मेरी समझ बनती है कि वह आयुर्वेद नहीं है और मूल आयुर्वेद को अलग तरीके से खड़ा करना होगा, जिसका काम गविसिद्ध लोग पहले से कर रहे हैं। केवल हमारी सोच को और परिपक्व करनी पड़ेगी और लड़ाई को तेज करना पड़ेगा।